Hello students, welcome or welcome back to my channel. In the previous lecture, we covered all the physical and chemical properties of acids and bases. And if you remember, I told you that we'll redefine the definition of acids and bases. So this is the portion in which we'll do redefine the definition of acids and bases. So let's get started. टॉपिक का नाम है व्हाट डू ऑल एसिड्स एंड ऑल बेसिस हैव इन कॉमन, मतलब सब एसिड्स और सब बेसिस में कॉमन चीज क्या है, व्हाट इज द कॉमन लिंक बिटवीन ऑल. सो दैट इज एसिड्स के अंदर H पॉजिटिव आयंस का कंसंट्रेशन होता है और बेसिस के अंदर OH नेगेटिव आयन का कंसंट्रेशन होता है. हमारी एनसीईआरटी एक एक्टिविटी देती है और ये एक्सपेरिमेंटल सेटअप प्रूव करने के लिए भी पेपर में आ जाता है, जिसमें आपको ये सारे स्टेप्स लिखने पड़ेंगे. आप इसको समझ लें, आप खुद की लैंग्वेज में भी इसे लिख सकते हैं, बट ये एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन था जहां पर आपको ये वाली एक्टिविटी थी जो एक्सप्लेन करनी थी. ओके, सो देखो इन्होंने क्या किया. इन्होंने ग्लूकोज का, एल्कोहल का और HCl का सोल्यूशन लिया, उसके साथ सल्फ्यूरिक एसिड भी. तो इसके अंदर दो हमारे पास एसिड है, HCl एंड सल्फ्यूरिक एसिड, H2SO4, ग्लूकोज एंड अल्कोहल. अब हमारा मेन मोटिव है इन सब में से इलेक्ट्रिसिटी पास कराना और ये देखना कि किस केस में ये जो बल्ब है ग्लो करेगा. तो इसके लिए हमने जो नेल थी वो 2 नेल्स को फिक्स किया एक कॉर्क के ऊपर और उसको 100 ml के बीकर के अंदर फिट कर दिया. ठीक है, और जो नेल्स थे उन दोनों के टर्मिनल्स को जोड़ दिया, एक पॉजिटिव से एक नेगेटिव को, एक को एनोड बना दिया, एक को बना दिया कैथोड. 6 वोल्ट की हमने बैटरी ली और एक बल्ब के थ्रू और एक स्विच के थ्रू कनेक्ट कर दिया. उसके अंदर फिर हमने एक बीकर में HCl डाला. ठीक है, फिर हमने उसको सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिपीट किया, उसके बाद ग्लूकोज के साथ, उसके साथ अल्कोहल के साथ, और हमें बताना है कि किस केस में बल्ब ग्रो करेगा. राइट, ठीक है, हमें ये वाली एक्टिविटी गिवन थी. तो देखने की जो बात इसमें ये है कि जो हमारा बल्ब ग्लो करेगा वो सिर्फ और सिर्फ एसिड्स के केस में करेगा, सिर्फ HCl और H2SO4 के केस में. अब इसका आंसर देखते हैं क्यों. ऐसा इसलिए क्योंकि ग्लूकोज और अल्कोहल के सोल्यूशन इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करते. अब हमें यह समझना है कि इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने के लिए एक सोल्यूशन में क्या प्रेजेंट होना चाहिए, वो होने चाहिए आयंस. ठीक है, और ग्लूकोज और अल्कोहल वो ऑर्गेनिक कोवलेंट कंपाउंड्स हैं जो डिसोसिएट नहीं करते आयंस के अंदर. ठीक है, इनके अंदर कोई डिसोसिएशन ऑफ आयंस टेक प्लेस नहीं करता और ये आयंस ही हैं जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं. वहीं पर हमने जो HCl और H2SO4 लिया, ये डिसोशिएट करते हैं H पॉजिटिव आयन में. ये देखो यहाँ पर भी H पॉजिटिव आयन है, यहाँ पर भी H पॉजिटिव आयन है, तो ये H पॉजिटिव आयन में डिसोशिएट कर जाते हैं और ये H पॉजिटिव आयन ही इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है. अब आप देखो H पॉजिटिव आयन कटायन एंड आयन सच एज, देखो HCl के अंदर क्लोरीन नेगेटिव है तो हाइड्रोजन पॉजिटिव है. NO3 नेगेटिव किस में है, HNO3 में, तो H क्या हुआ, पॉजिटिव हुआ. H2SO4 में H पॉजिटिव है, CH3COOH में H पॉजिटिव है तो CH3COO नेगेटिव है. राइट, ओके, इसके अंदर H पॉजिटिव था तो CH3COO नेगेटिव हो गया. अब हमने कहा कि ये जो आयंस ही है ना, यही कंडक्ट कराते हैं NCE मतलब इलेक्ट्रिसिटी को. उसके बाद हमने करा कि इसी एक्टिविटी को एल्कली सच एज NaOH, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इससे रिपीट करना. अब इसमें क्या करेंगे, जो बेस होंगे ना वो OH नेगेटिव में डिसोशिएट कर जाते हैं. समझ रहे हो, वो OH नेगेटिव आयंस में डिसोशिएट करेंगे तो ये OH नेगेटिव आयन इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कराता है. अब हमारे पास जो मैंने कहा था एक नई हमें एसिड्स की डेफिनेशन मिलेगी, वो ये है, substances which dissociates in aqueous solution to give H positive और हाइड्रोनियम आयंस. अब एक बात समझो, aqueous solution लिखना इंपॉर्टेंट है क्योंकि एसिड्स जब तक वाटर के बिना उनका कोई अस्तित्व नहीं है, वाटर में ही वो एसिड्स की अपनी जितनी भी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो एग्जिबिट करते हैं. उसके बाद हमने पढ़ा H हाइड्रोनियम आयन. देखो H पॉजिटिव तो आयन होता है एक्वस सोल्यूशन में, बट जब हम बात कर रहे हैं आयंस की, मतलब एक्वस सोल्यूशन के ऐसे रिस्पेक्ट में नहीं कर रहे हैं, ऐसे हम नॉर्मली बोल रहे हैं तो हम हाइड्रोनियम आयन बोलते हैं. क्योंकि जब मैं बोलता हूं H पॉजिटिव एक्वस, इसका मतलब क्या है, हाइड्रोजन के आयन के साथ एक्वस मतलब वाटर भी है, तो ये क्या बनाएगा मिलके H3O प्लस आयन. देखो मैंने क्या लिखा, H पॉजिटिव आयन एक्वस सोल्यूशन में, तो H पॉजिटिव एक्वस का मैंने लिखा H2O, तो बन जाएगा
H3O पॉजिटिव आयन। और जो हाइड्रोजन आयन हैं वो एग्जिस्ट नहीं करते अलोन, तो वो कंबाइन कर जाते हैं वाटर मॉलिक्यूल्स के साथ और हाइड्रोनियम आयन बनाकर एग्जिस्ट करते हैं। आई होप दिस मच इज क्लियर टू यू। अब देखो एक और एक्टिविटी आती है हमारे एनसीईआरटी में। हमने लिया NaCl, राइट, और उसमें डाल दिया एसिड। समझ आ रहा है? NaCl नाम का हमने एक सॉल्ट लिया और उसके अंदर हमने H2SO4 डाला। तब बताओ कौन सी गैस इवॉल्व आउट होगी? तो जो गैस इवॉल्व आउट होगी वो होगी HCl। ये कंप्लीट रिएक्शन मैंने देखो लिखा है यहाँ पर। NaCl को हमने रिएक्ट कराया H2SO4 से, तो एक सॉल्ट बनता है, तो वो Na2SO4 बन जाएगा और HCl ये गैस इवॉल्व आउट होगी। तो इन्होंने कहा ये जो गैस थी ना, इसको हमने एक ड्राई लिटमस पेपर से और एक वेट लिटमस पेपर से टेस्ट करके देखना है। तो हमें पता है क्या देखने को मिलेगा? जो ड्राई लिटमस पेपर था ना, वो अपना कलर चेंज नहीं करेगा। देखो HCl है, वो लिटमस पेपर ब्लू को रेड में कन्वर्ट करेगा, हमने पढ़ा था ये इंडिकेटर्स में। पर अगर आप ब्लू लिटमस पेपर को, वेट ब्लू लिटमस पेपर को लेकर आओगे HCl गैस के सामने, यहाँ पे जो इवोल्व आउट हुई, तो ये चेंज नहीं करेगा अपने कलर को। पर अगर आप वेट कर दोगे ना इसको, तो ये अपने कलर को चेंज करेगा। अब ऐसा क्यों हुआ? इसका आंसर यही हुआ क्योंकि जो ड्राई लिटमस पेपर था उसमें वाटर कंटेंट नहीं है, तो जो H पॉजिटिव आयंस है या फिर हाइड्रोनियम आयंस है वो डिसोशिएट्स नहीं हो पाएंगे। वहीं पर वेट लिटमस पेपर में, मोइस्ट लिटमस पेपर में H पॉजिटिव आयंस और हाइड्रोनियम आयंस डिसोशिएट्स होंगे। और मैंने बताया था वाटर में ही, ये देखो लिखा है एसिड शो प्रॉपर्टीज इन प्रेजेंस ऑफ वाटर ओनली, तो वो मोइस्ट लिटमस पेपर का ही कलर चेंज करेंगे। ठीक है, और इधर लिखा है कि अगर, देखो नोट है, अगर क्लाइमेट ह्यूमिड है तो हमें गैस को पास करना पड़ेगा गार्ड ट्यूब, ड्राइंग ट्यूब से। ऐसा क्यों? अगर हम मान लो वेट है, जो हमारा क्लाइमेट है, ह्यूमिड क्लाइमेट है, तो उसमें क्या पता वो जो ड्राई लिटमस पेपर होगा ना, उसका भी कलर चेंज कर दे, क्योंकि मॉइस्चर तो उसने एटमॉस्फेयर से ले लिया इसलिए। बट इस हमें तो प्रूव करना है ये वाला एक्सपेरिमेंट, तो हम नहीं चाहते कि कोई हमारी प्रॉब्लम आए, तो हम पता है क्या करते हैं, गार्ड ट्यूब कैल्शियम क्लोराइड, ये भी क्वेश्चन आया एक बार पेपर में कि किससे पास किया जाता है, CaCl2 कैल्शियम क्लोराइड से HCl गैस को पास कराते हैं ताकि वो ड्राई हो जाए। और फिर ड्राई गैस को हम टेस्ट करते हैं एक वेट लिटमस पेपर से और एक ड्राई लिटमस पेपर से, ताकि हमारी जो ऑब्जर्वेशन और रिजल्ट था वो केयरफुली हमें मिले। आई होप दिस मच इज क्लियर। ये देखो अब लिखा है, ये एक्सपेरिमेंट सजेस्ट करता है कि जो हाइड्रोजन आयन थे ना HCl में, वो वाटर के प्रेजेंस में ही डिसोशिएट हुए। मतलब जब हम इसके सामने मोइस्ट लिटमस पेपर को लेकर गए, वो जब ही HCl के H पॉजिटिव आयंस डिसोशिएट्स हुए। और ये जो HCl मॉलिक्यूल्स में से H पॉजिटिव आयंस का डिसोशिएशन है, ये वाटर की एब्सेंस में नहीं हो सकता। ठीक है, अब ये देखो ये HCl था, इसके अंदर वाटर मिला, तो हाइड्रोनियम आयंस निकले और क्लोरीन गैस बनी। अब आप इस वाले रिएक्शन को हाइड्रोनियम आयन के प्रिपरेशन के में भी लिख सकते हो। एक क्वेश्चन है जो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। अब हमें क्या देखने को मिला इन जनरल इन एक्टिविटीज से, कि जो एसिड्स हैं उनमें क्या कॉमन है, H पॉजिटिव आयन और वाटर एक्वा सोल्यूशन के वाटर से कंबाइन करके हाइड्रोनियम आयन बना लेते हैं। वहीं पर बेसिस डिसोशिएट करके बनाते हैं OH नेगेटिव आयन। देखो जैसे NaOH, Na प्लस OH नेगेटिव, KOH, K प्लस OH नेगेटिव, MgOH होल ट्वाइस, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम 2 है, देखो 2 प्लस और 2 OH नेगेटिव, राइट। तो हमारी एनसीईआरटी में ये जो टॉपिक था, व्हाट डू ऑल एसिड्स एंड बेसिस हैव इन कॉमन, तो एसिड्स में H पॉजिटिव आयंस और बेसिस में OH नेगेटिव आयंस। आई होप दिस इज क्लियर। अब ये देखो, हमने न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन पढ़ा। ठीक है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में एसिड प्लस बेस और सॉल्ट और वाटर बना देता है। मैंने एग्जांपल लिया NaCl H2O, सॉरी वी नीड टू टेक अ एसिड। मैंने HCl एसिड लिया और बेस में मैंने लिया NaOH। ठीक है, अब देखो ये है मेरा एसिड, ये है मेरा बेस, राइट। अब मेरे को पता है सबके एसिड्स में क्या कॉमन होता है, H पॉजिटिव आयंस। सब बेस में क्या कॉमन होता है, OH नेगेटिव आयंस। अब क्या होगा, ये H और ये OH, ये आयंस मिलके बना देंगे वाटर,
और ये जो बचा Na और Cl ये बनाता है सॉल्ट। यही हमने रिएक्शन पढ़ी एसिड और बेस की, H2O और NaCl। अब ये देखो, एसिड में होते हैं H पॉजिटिव आयंस और उसके साथ था बाकी का उसका प्रोडक्ट्स, और बेस में OH नेगेटिव आयंस और उसके साथ अज्यूम किया उसके साथ हम M नाम कुछ लगा हुआ, मतलब जैसे NaOH में Na मेटल था या कुछ भी हो सकता है, और इसके साथ X था। तो ये H और OH तो बना देते हैं, HOH मतलब वाटर ना, 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन, और वहीं पे ये X और M मिलके बनाते हैं सॉल्ट, राइट। तो ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन को भी हमने यहां से समझा कि एक्चुअली में क्या हो रहा है। सो आई होप दिस इज क्लियर। अब हम पढ़ते हैं डाइल्यूशन ऑफ एसिड्स कि देखो एनसीईआरटी इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो मैंने ये वाला जो पैराग्राफ है एग्जैक्टली एनसीईआरटी से लिया है, मैंने कोई भी अपनी तरफ से अमेंडमेंट नहीं की। देखो डाइल्यूशन मतलब एसिड का डाइल्यूशन कर रहे हैं, तो H पॉजिटिव आयंस का कंसंट्रेशन कम कर देना, ठीक है। H पॉजिटिव आयंस का कंसंट्रेशन कम करना इज डाइल्यूशन ऑफ एसिड्स। बेसिस का डाइल्यूशन मतलब OH नेगेटिव आयंस का कंसंट्रेशन कम करना। अब बात याद रखना है, एसिड्स का डाइल्यूशन मतलब H पॉजिटिव आयंस का कंसंट्रेशन हम करते हैं H2O का एडिशन करके, वाटर का एडिशन करके हम H पॉजिटिव आयंस का कंसंट्रेशन कम कर रहे हैं। आई होप दैट इज क्लियर। और हम एसिड को वाटर में नहीं डाल रहे, ठीक है, सॉरी, वाटर को एसिड में नहीं डाल रहे, हमेशा एसिड को वाटर में डालते हैं, क्योंकि अगर हमने वाटर को एसिड में डाल दिया ना, बहुत एक्सप्लोजन हो सकता है, वो एक्सोथर्मिक प्रोसेस होगा। तो हम एसिड और बेस को वाटर में डालते हैं, वो एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। तो हमको एसिड को डालना चाहिए वाटर में और स्टिर करते रहना चाहिए कॉन्स्टेंटली। अगर वाटर को डाला गया ना कंसंट्रेटेड एसिड में, तो हीट जनरेट होती है जिससे स्प्लैश आउट हो सकता है मिक्सचर, बर्न्स आ सकते हैं, ग्लास कंटेनर ब्रेक कर सकता है, एक्सेसिव लोकल हीटिंग, लोकल का मतलब यहाँ पर है नियर बाय हीटिंग, जो आसपास हीटिंग हो रही है वो। और मिक्सिंग ऑन एसिड और बेस विद वाटर डिक्रीज करता है कंसंट्रेशन ऑफ आयंस, हाइड्रोनियम आयंस, H पॉजिटिव आयंस या OH नेगेटिव आयंस पर यूनिट वॉल्यूम। इस प्रोसेस को हम कहते हैं डाइल्यूशन। अब हम पढ़ते हैं हाउ स्ट्रॉन्ग आर एसिड एंड बेस, कि हमें कैसे पता चलेगा कि कोई भी एसिड और बेस कितना स्ट्रॉन्ग है। ये हमें पता चलता है उनके H पॉजिटिव आयंस और OH नेगेटिव आयंस के कंसंट्रेशन से। जितना एसिड ज्यादा स्ट्रॉन्ग उसमें H पॉजिटिव आयंस उतने ज्यादा, जितना बेस जितना स्ट्रॉन्ग उसमें OH नेगेटिव आयंस उतने ज्यादा। अब हम टेस्ट कैसे करते हैं, हमने इंडिकेटर्स पढ़े, इंडिकेटर्स क्या बताते हैं एसिड है या बेस, पर वो H पॉजिटिव आयन का कंसंट्रेशन या OH नेगेटिव आयंस का कंसंट्रेशन नहीं बताता। उसके लिए हम अपने सिलेबस में पढ़ते हैं पीएच स्केल, राइट, पीएच स्केल। देखो ये लिखा हुआ है, पीएच में P स्टैंड करता है पोटेंस, जिसका मतलब होता है पावर। पोटेंस इज अ जर्मन वर्ड। तो पावर, पावर मतलब क्या कंसंट्रेशन है, क्या पावर है उसमें, मतलब पीएच स्केल हम एसिड और बेस की पावर का मतलब कंसंट्रेशन है इधर। और पीएच स्केल 1 to 14 का होता है। ये देखो, दिस इज पीएच स्टार्टिंग फ्रॉम 0 to 14। 0 to 7 एसिडिक और 7 to 14 बेसिक। अब देखो 7 दोनों में आ रहा है, तो 7 इज न्यूट्रल। और जैसे जैसे आप इस साइड जाओगे, मतलब जैसे जैसे आप 0 के पास जाओगे, तो H पॉजिटिव आयंस का कंसंट्रेशन बढ़ेगा, मतलब एसिड होगा वो, मतलब उतना स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। और जितना जितना आप 14 के नियर बाय जाओगे, तो यहाँ पर H पॉजिटिव आयंस का कंसंट्रेशन कम होगा, इसका मतलब OH नेगेटिव आयंस का कंसंट्रेशन बढ़ेगा, राइट। तो ये क्या हुआ, ये हुआ बेस। मानो अब कोई है हमारे पास एक एसिड जिसका पीएच है 2 और एक एसिड है जिसका पीएच है 5। तो देखो 0 के नियर बाय कौन सा है, 2 है, तो 2 हुआ स्ट्रॉन्ग एसिड, 5 हुआ हमारा वीक एसिड, राइट। मतलब एसिड तो 5 भी हुआ क्योंकि वो 0 to 7 की रेंज में आ रहा है, बट रिस्पेक्टिवली वो वीक एसिड माना जाएगा। और ऐसे ही अगर कोई है हमारे पास 8 और एक है हमारे पास बेस जिसका पीएच आता है 13, तो 13 वाला 14 के नियर बाय है, तो 13 इज द स्ट्रॉन्ग बेस, और जो यहाँ पर 8 था दैट इज वीक बेस। बेस दोनों है बट वन इज स्ट्रॉन्ग वन इज वीक। तो वीक एसिड की या वीक बेस की डेफिनेशन क्या हुई, वीक एसिड या वीक बेस वो हुआ
जो H पॉजिटिव या OH नेगेटिव आयन कंसंट्रेशन में कंप्लीटली डिसोशिएट नहीं हो रहा। और स्ट्रॉन्ग एसिड या स्ट्रॉन्ग बेस क्या हुआ, वो H पॉजिटिव और OH नेगेटिव आयंस में कंप्लीटली डिसोशिएट हो जाते हैं। अब देखो ये कलर्स से इन्होंने यहाँ पर इंडिकेट किया है। तो गैस्ट्रिक जूस जो हम ह्यूमन बॉडी में प्रेजेंट होता है उसका pH 1.2 है, तो ये बहुत एसिडिक नेचर है। लेमन जूस 2.2, CH3COOH, राइट। लेमन जूस में सॉरी मैंने गलती, सिट्रिक एसिड प्रेजेंट होता है, माय मिस्टेक, रियली सॉरी फॉर दैट। प्योर वाटर या ब्लड उसका होता है 7.4, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया 10, सोडियम हाइड्रोक्साइड ये बहुत अच्छा बेस है, NaOH इज द स्ट्रॉन्गेस्ट बेस, तो इसका 14 के आसपास होता है pH। अब हम पढ़ते हैं pH की इंपॉर्टेंस ऑफ pH, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। देखो ये हमारी एनसीईआरटी में जितना पॉइंट्स में गिवन है, मैं वो सारे के सारे पॉइंट्स यहाँ पर सिंप्लीफाई कर लेकर आया हूँ आपके लिए। देयर आर इंपॉर्टेंस ऑफ pH इन एवरीडे लाइफ, ये जितनी भी हेडिंग्स गिवन है, pH इन डाइजेस्टिव सिस्टम, ये सारी की सारी अब हम डिस्कस करने वाले हैं। देखो जो हमारी बॉडी है ना वो 7 से लेकर 7.8 के pH के बीच में काम करती है, और लिविंग ऑर्गेनिज्म मतलब pH चेंज को एग्जिबिट तो कर सकते हैं, pH चेंज को सस्टेन भी कर सकते हैं, पर ड्रास्टिक नहीं होना चाहिए, नैरो रेंज का pH चेंज होना चाहिए। ज्यादा ड्रास्टिक चेंज को वो क्या पता फिर भी एग्जिस्ट ना कर पाए उसमें। अब देखो जब pH ऑफ रेन वाटर 5.6 से कम हुआ, 5.6 से कम मतलब जीरो के पास जा रहा है, राइट, कम होता जा रहा है, तो उतना H पॉजिटिव आयन कंसेंट्रेशन बढ़ रहा है, मतलब एसिड रेन बन जाती है। और एसिड रेन जब रिवर्स में जाती है तो रिवर वाटर का भी pH कम, जिससे एक्वाटिक लाइफ में सिर्फ मैं फिशेज या फिर एनिमल्स की बात नहीं कर रहा, एक्वाटिक लाइफ का मतलब एक्वाटिक प्लांट्स प्लस एक्वाटिक एनिमल्स। आई होप दैट्स क्लियर। अब हम बात करते हैं pH ऑफ सॉइल। अब कोई भी प्लांट ग्रो करने से पहले हम उसका pH चेक करते हैं। क्यों चेक करते हैं? क्योंकि हर प्लांट के लिए अलग अलग स्पेसिफिक pH रेंज चाहिए, और हेल्दी ग्रोथ मिलेगी अगर हम पहले से pH को चेक करें कि किस प्लांट को कितना pH चाहिए, और उसके हिसाब से हम उसको ग्रो करें। तो नेचर ऑफ सॉइल इज फर्स्ट टेस्टिंग बाय इट्स pH को टेस्ट किया जाता है, और फिर पर्टिकुलर क्रॉप है उसके अकॉर्डिंग जो है ग्रो की जाती है। pH इन आवर डाइजेस्टिव सिस्टम। अब हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में HCl प्रेजेंट होता है जो कि डाइजेशन ऑफ फूड में हेल्प करता है। जैसे ही इंडाइजेशन प्रोसेस होता है तो स्टमक बहुत सारा HCl निकालता है उस फूड को ब्रेक करने के लिए, और उस एसिड से कभी कभी पेन और इरिटेशन हो जाता है। तो इसको मेंटेन करने के लिए हम कुछ एंटी एसिड्स का भी यूज करते हैं जो कि HCl के इफेक्ट को कम कर देता है। ठीक है, जो हमने माइल्ड बेस यूज किया यहाँ पर था मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, या फिर हम NaHCO3, हाँ NaHCO3 को भी यूज करते हैं कुछ फॉर्म में, जैसे इनो, राइट। तो वो भी एंटासिड का काम करता है। अब देखो टूथ इनेमल हमारा बना होता है कैल्शियम फॉस्फेट से, कैल्शियम फॉस्फेट जिसमें कैल्शियम और फॉस्फेट के आयंस हो, पर एक स्पेशल कैल्शियम फॉस्फेट जिसका नाम है कैल्शियम हाइड्रोक्सापेटीट, इससे हमारा बना होता है इनेमल मतलब टूथ की जो आउटर कवरिंग होती है, हार्डेस्ट सब्सटेंस है हमारी बॉडी में। और अगर हमारा माउथ का pH 5.5 से डिक्रीज हो जाए तो मतलब वो एसिडिक बनता चला जाएगा। तो ये जो टूथ इनेमल है इसका डिग्रेडेशन शुरू हो जाता है। और ये एसिड कहाँ से बना, एसिडिक एनवायरनमेंट कहाँ से आया? मान लो ये हमारा टीथ था, उसके बीच में कुछ खाना रह जाता है, ठीक है, तो जो हमारे बैक्टीरिया प्रेजेंट है माउथ में वो इस जो फूड था इसको ब्रेक करेंगे, जिससे वो एसिड रिलीज करते हैं जो एसिडिक एनवायरनमेंट क्रिएट कर देता है। तो इसलिए हमें टूथपेस्ट जो कि बेसिक होता है उसका यूज करना चाहिए ताकि वो एसिडिक एनवायरनमेंट को कम करे, और ब्रश करने से वो जो फूड पार्टिकल्स है वो निकल जाते हैं, तो बैक्टीरिया को फीड करने के लिए कुछ नहीं मिलता, तो एसिड का प्रोडक्शन नहीं होता। उसके बाद जैसे अगर हमें कोई हनी बी वगैरह वगैरह इंजेक्ट करती है तो उससे पेन और इरिटेशन होता है, क्योंकि जब हनी बी या आंट ये सब बाइट करते हैं तो ये मिथेनॉइक एसिड रिलीज करते हैं जिससे पेन और इरिटेशन होता है। तो बेकिंग सोडा जैसे माइल्ड बेस को यूज करने से इस एरिया पर हमें रिलीफ मिलता है, राइट। अब हम पढ़ते हैं pH इन प्लांट्स। देखो कुछ एक प्लांट होता है जैसे नेटल लीव्स का जो प्लांट होता है उसके लीव्स के ऊपर ना स्टिंग्स प्रेजेंट होते हैं, स्पाइसी स्टिंग्स, कांटेदार। और ठीक है, अगर वो हमारी बॉडी को टच कर जाते हैं, मान लो हमारी फिंगर में इंजेक्ट हो जाते हैं, तो वो मिथेनॉइक एसिड को प्रोड्यूस करते हैं जिससे बर्निंग पेन होता है। तो नेचर में ही
नेटल प्लांट के पास ही एक डॉक प्लांट उगाया जाता है। देखो ये हमारी एनसीईआरटी के ब्लू बॉक्स में, यहाँ येलो बॉक्स में गिवन। नेचर प्रोवाइड न्यूट्रलाइजेशन ऑप्शंस, ये अपने आप ही नेचर में है। नेचर ने अगर कोई नेटल जैसा प्लांट बनाया जिससे जो है मिथेनोइक एसिड बन रहा है, तो उसको न्यूट्रलाइज कराने के लिए इसी नेटल के पास ही नेचर में डोक प्लांट मिलता है। उस डोक प्लांट से इसका जो एसिडिक एनवायरनमेंट जो क्रिएट कर देता है ये पीएच प्लांट्स में, वो कम हो जाता है, न्यूट्रलाइज कर देता है डॉक प्लांट। किसको? कौन से एसिड को? मिथेनोइक एसिड, जो कि नेटल लीव्स के इंजेक्शन से इंजेक्ट कर जाता है जब हमारे किसी भी बॉडी पार्ट में, तो वो रिलीज होता है, राइट। मैं इतना डिटेल में इस वाले टॉपिक को इसलिए बता रहा हूँ बिकॉज दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पीएच, देखो इस चैप्टर में एक पीएच और एक सॉल्ट्स, यहां से तो क्वेश्चन आएगा ही आएगा। तो इन दो टॉपिक्स को तो आप अच्छे से कर लो, आई एम टेलिंग यू। अभी एक टेबल है जो कि एनसीईआरटी की है, इसको भी रट्टा मारो, इसको बिल्कुल एज इट इज लर्न कर लो। इट इज गोइंग टू हेल्प यू अ लॉट, आई एम टेलिंग यू। देखो विनेगर में एसिटिक एसिड प्रेजेंट है, दैट इज CH3COOH। मैंने गलती से आपको सिट्रिक एसिड का फॉर्मूला बताया, बट नहीं, आई वाज रॉन्ग। ऑरेंज, उसमें सिट्रिक एसिड, लेमन में भी, टैमरिन में टार्टरिक एसिड, टमाटो में ऑक्सैलिक एसिड, कर्ड में देखो, कर्ड में लैक्टोज मतलब मिल्क में लैक्टोज प्रेजेंट होता है। तो जब ये इसमें कन्वर्ट होता है, कर्ड में, मिल्क कर्ड में कन्वर्ट हुआ, तो वो लैक्टिक एसिड बन जाता है। लेमन में सिट्रिक एसिड प्रेजेंट होता है, ये अभी हमने बात की थी ऑरेंज की, तो लेमन में भी सिट्रिक। एंड स्टिंग मिथेनोइक, नेटल स्टिंग दोनों में मिथेनोइक। इसको किससे हम न्यूट्रलाइज करते हैं? डॉक प्लांट से। और एंड स्टिंग के मिथेनोइक एसिड को हम किससे करते थे? NaHCO3, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, बेकिंग सोडा। इसके साथ हमारा ये वाला जो टॉपिक है पीएच और एसिड्स और बेसिस में क्या कॉमन होता है, वो खत्म होता है। तो अगले वाले लेक्चर में, विच इज गोइंग टू बी द लास्ट लेक्चर ऑफ दिस चैप्टर, विच इज गोइंग टू बी L3, उसमें हम सॉल्ट्स को डिस्कस करेंगे, राइट। तो पहले आप इधर तक के इन दोनों लेक्चर्स को अच्छे से रिवाइज कर लो एंड देन मूव ऑन टू द सॉल्ट्स पार्ट, ओके। सो एंडिंग दिस लेक्चर हेयर, I hope you liked it. If you liked it, please subscribe my channel because it motivates me a lot to make such educational content. Till then, bye bye. Thank you. Thank you so much.